अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जियो पॉलिटिक्स विद अनीला शहजाद। गज़ा इसराइल की वॉर शुरू हुए हुए 5 माह से ज़्यादा हो गए हैं और जब से ये वॉर शुरू हुई है तमाम दुनिया के लोग और स्पेशली मुस्लिम उम्मा की डेली बेसिस पे सारा फोकस गज़ा की वॉर की तरफ ही है और डेली हम ये न्यूज़ फॉलो कर रहे होते हैं कि हिज़्बुल्लाह ने अब क्या अटैक किया इसराइल पे, हमास की तरफ से क्या अटैक्स हुए इसराइली फ़ौजियों के ऊपर और इवन ये कि यमन के जो हूती मिलिटेंट्स हैं वो किस तरह से कार्रवाइयाँ कर रहे हैं रेड सी के अंदर। जब से ये वॉर शुरू हुई तब से ऐसा दिखाई दे रहा था कि जैसे इस दफ़ा मुसलमान जो अरब कंट्रीज़ हैं वो आपस में यूनाइटेड है। इवन सऊदी अरब और ईरान के बीच में जो दोस्ती और अप्रोचमेंट हो गई थी उसकी वजह से भी बहुत उम्मीद थी कि ये तमाम जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं स्पेशली अरब कंट्रीज़ और ईरान और टर्की ये मिल बैठ कर के कोई ना कोई बेहतर हल इस दफ़ा निकालेंगे और ये ज़रूर जो है फ़लस्तीन के लोगों के लिए इस दफ़ा आवाज़ भी उठाएँगे और ठोस इक़दामात भी इस दफ़ा करेंगे। और ऐसा ही हुआ कि इनकी तरफ से यही बात बार-बार इनके बयानिए में सामने आती रही कि इस दफ़ा हम फ़लस्तीन का जो एक परमानेंट और जो है कंप्लीट सॉल्यूशन हासिल करके ही रहेंगे और इस दफ़ा हम जो है गाज़ा की वॉर को या हमास के इस जो 7 अक्टूबर के हमला है उसको हम रायगा नहीं जाने देंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये सब बयानबाज़ी तो हो रही है और बेइंतहा यानी आपस में इनकी डिप्लोमेसी हो रही है। तमाम अरब कंट्रीज़ एक-दूसरे के साथ उनके फॉरेन मिनिस्टर्स डेली बेसिस पे मिलते भी रहे, मीटिंग्स भी होती रही। इवन जो यूरोपियन ममालिक के जो मंदूबीन हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, वो आते रहे। यूएस का जो फॉरेन मिनिस्टर है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो एंटनी ब्लिंकन है, वो ऑलमोस्ट एवरी अदर डे वो भी अरब कंट्रीज़ का दौरा करता हुआ दिखाई देता है और ऐसा लगता है कि ये सब के सब जो है इस बात के पीछे लगे हुए हैं कि किस तरह से एक ऐसा हल निकाला जाए जो अरब के कंट्रीज़ हैं उनको भी मंज़ूर हो, जो इज़राइल को भी मंज़ूर हो और स्पेशली जो पैलेस्टीनियन लोगों को भी मंज़ूर हो। लेकिन अब 5 माह गुज़रने के बाद हम ये भी देख रहे हैं कि गज़ा के लोग जो हैं वो 22 लाख जो लोग हैं वो ज़्यादातर जो है वो अपने घरों से डिस्प्लेस हो चुके हैं। उनके घर, उनके स्कूल, उनकी इमारतें, उनके हॉस्पिटल तमाम जो हैं वो तबाह हो चुके हैं और उनकी डिस्प्लेसमेंट की इंतहा ये हो गई कि जो टॉप पे नॉर्थ में जो गाज़ा सिटी है वहाँ से लोग जो नकल मकानी पे मजबूर हुए और वो निकलते-निकलते यानी धकेले गए बिल्कुल नीचे की तरफ और इस वक़्त रफ़ा जो बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर इजिप्ट के जो सनाई डेज़र्ट के साथ लगता हुआ है वो शहर है छोटा-सा, उसके उसके अंदर और उसके इर्द-गिर्द तमाम यानी 1.5 मिलियन यानी 15 लाख जो रेफ्यूजीज़ हैं, वो इस वक़्त वहाँ पर मौजूद हैं। और आप ये देखें कि 22 लाख में से 15 लाख लोग जो हैं, इस वक़्त वहाँ पे मौजूद है। 1 लाख लोग वो हैं जिनमें से 30 हज़ार तो शहीद कर दिए गए हैं और बाकी तकरीबन 60-70 लाख हज़ार जो हैं वो ज़ख्मी हैं। तो बाकी आप देख लें कि कितने लोग हैं जो कि गज़ा के बाकी हिस्सों में मौजूद होंगे। बहरहाल इस वक़्त जो 15 लाख की आबादी रफ़ा के अंदर मौजूद है, आप ये सोचें कि जो इज़राइल का प्राइम मिनिस्टर है नेतन्याहू वो डेली ये बात अब कह रहा है कि अब हमने रफ़ा के ऊपर हमला करना है। और आप ये सोचें कि रफ़ा में जो भी एक भी बॉम्ब गिरेगा तो उसके नतीजे में दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों लोगों की वफ़ात होगी। तो तमाम जो आलमी ताकतें हैं वो बज़ाहिर तो यही कह रही हैं कि हम इज़राइल को सख्ती से कह रहे हैं कि वो इस सीज़ फायर के ऊपर आ जाए और रफ़ा के ऊपर हमला करने से जो है वो बाज़ आ जाए। लेकिन दूसरी तरफ से हम ये भी देख रहे हैं कि यूरोप के ममालिक और जो अमेरिका है वो इज़राइल को मुस्तकिल जो है वेपन्स भी सप्लाई कर रहा है। डेली बेसिस पे उसके पास ये वेपन्स और बॉम्ब्स और ये आर्टिलरी आ रही है। तो अब समझ में ये नहीं आ रहा, इतनी सिचुएशन कॉम्प्लेक्स है, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या अरब के जो स्टेट्स हैं वो वाक़ई सीरियस हैं इस बात पे कि वो फ़लस्तीन के मसले को हल करवाएँगे या फिर क्या वो सिर्फ़ एक तमाशाई बन के देख रहे हैं और गज़ा के लोग जो हैं वो डेली अपनी जानें जो हैं कुर्बान किए चले जा रहे हैं और इन द एंड होगा वही जो इज़राइल चाहता है। बिकॉज़ इज़राइल का बयानिया ये है
नेतन्याहू का बयानिया ये है कि वो चाहता है कि गज़ा से यानी रफ़ा से जो अटैक वो करने लगे हैं, वो ये ऑफ़र कर रहा है कि उससे पहले ही रफ़ा के जो लोग हैं ना, वो वहाँ से निकल जाएँ। और वो निकल के जाएँगे कहाँ? ज़ाहिर है वो बॉर्डर को क्रॉस करके सिनाई डेज़र्ट के अंदर, जो इजिप्ट का सिनाई डेज़र्ट है, उसके अंदर उनको जाना पड़ेगा। और ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे कि जब 1948 में इज़राइल वजूद में आया था, तो उसने फ़लस्तीनियों को जोक दर जोक जो है वो फ़लस्तीन में से बाहर धकेला था। इसको नैपका भी कहते हैं, 1948 नैपका। और अब ऐसा लगता है कि इज़राइल जो है वो एक गाज़ा के अंदर 2024 नकबा का जो है वो तैयारी कर रहा है। और वो ऐसा लग रहा है कि वो इनको उनकी प्लानिंग बिल्कुल यही है। ऑल्दो कि इजिप्ट ये बार बार कहता रहा है और अभी भी कह रहा है कि हम गाज़ा के एक भी सिटीजन को क्रॉस करके सिनाई के अंदर नहीं आने देंगे, बिकॉज एवरीबडी नोज कि जो भी वहाँ से निकलेगा उसको दोबारा इसराइल वहाँ पे एंटर नहीं होने देगा। लेकिन ये क्या बात है कि पूरे रफ़ा को ही खाली कर दिया जाए और 15 लाख लोगों को ही वहाँ से निकाल दिया जाए, और उनको निकालने के बाद सारी जो कंट्रोल है वो इजराइल की आर्मी को मिल जाए, और उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाए कि वो वहाँ से हमास का सफाया करने के बाद इन लोगों को वापस जो है सेटल करेंगे उधर। ये तो एक खाम ख्याली है जिसके ऊपर किसी को भी यकीन नहीं है। लेकिन मैं आपसे एक दो खबरें यहाँ पे शेयर कर रही हूँ कि नेतन्याहू बज़िद है इस बात पे, और वो ये कह रहा है कि रिजेक्ट्स नेतन्याहू वंस अगेन रिजेक्ट्स इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन स्टेट। यानी एक तरफ जो अरब के स्टेट्स हैं जितने भी, और वो जितनी भी मीटिंग्स कर रहे हैं और वो जितनी भी आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इवन यूरोपियन लीडर्स के साथ, यूएस के साथ, वो उन मीटिंग्स में यही बात कह रहे हैं कि हमें ये बताओ कि इस फ़लस्तीन का मसला हल कैसे होगा, हमें ये बताओ कि फ़लस्तीन एक इंडिपेंडेंट स्टेट किस दिन बनेगा, हमें वो टाइमलाइन बताओ, हमें वो तरीक़ाकार बताओ, फिर हम जो है ये गज़ा की वॉर को एंड करवाएंगे। और लेकिन दूसरी तरफ और ब्लिंकन और जो बाइडेन है वो भी यही कह रहे हैं, फ्रांस के मैक्रोन ने भी कल ये कह दिया है कि हम पैलेस्टीनियन स्टेट को मानते हैं, हम चाहते हैं कि वो इंडिपेंडेंट स्टेट बने। लेकिन नेतन्याहू बज़िद है और वो कह रहे हैं कि मैं किसी सूरत भी एक इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन स्टेट को नहीं मानूंगा। दूसरी तरफ मैं आपको ये भी बता दूं कि अरब कंट्रीज की जो मीटिंग बिल्कुल अभी हुई है रिसेंटली, चंद दिन पहले ही, उसमें तमाम अरब के जो ऑफिशियल्स हैं और यूएस के ऑफिशियल वो सब मिलकर बैठे थे, और उन्होंने क्या बात की, उन्होंने बोला कि एक इंटरम पैलेस्टीनियन गवर्नमेंट बनाएंगे हम पहले, और फिर हम एक टाइमलाइन बनाएंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि इंटरम गवर्नमेंट बनाने के बाद एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के तहत हम वहाँ पर इलेक्शन कराकर वहाँ पे एक प्रॉपर गवर्नमेंट की तश्कील दें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो इंटरम गवर्नमेंट जब भी बनती है वो हमेशा एक पपेट गवर्नमेंट होने का सबूत देती है, और ये एक्सपेरिमेंट बहुत सारे मुल्कों में बहुत दफ़ा ट्राई किया जा चुका है। इंटरम गवर्नमेंट का मतलब ये है कि वो यूएन उसमें इन्वॉल्व होगा, बाहर के ममालिक, यूएस और दीगर और अरब ममालिक उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, और फिर वो उनकी मर्जी से नए जो लोग हैं इलेक्शन के लिए खड़े होंगे, उनकी मर्जी के लोग जो है वहाँ पे इलेक्टोरल प्रोसेस में शामिल होंगे। और अगर ऐसा होगा तो आपको पता है कि अरब कंट्रीज जिनमें सऊदी अरब, इजिप्ट और जॉर्डन स्पेशली हैं, वो तो हमेशा से हमास को नापसंद करते रहे, और अगर ऐसा इंटरम गवर्नमेंट बनाने की वो बात कर रहे हैं तो फिर उस सूरत में वो उसमें से हमास को तो माइनस कर देंगे। लेकिन हमास की स्ट्रगल देखें आप, और हमास की जो जद्दोजहद देखें, और हमास की मकबूलियत आप देखें, ना सिर्फ गाज़ा के अंदर बल्कि वेस्ट बैंक के अंदर भी ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है वो महमूद अब्बास के मुकाबले में और फतह पार्टी के मुकाबले में हमास को पसंद करती है, बिकॉज वो ये समझते हैं कि हमास वाकई एक फ्रीडम फाइटिंग फोर्स है, और वो वाकई फ़लस्तीनियों की आज़ादी के लिए जो है वो एक जंग लड़ रही है, एक जहाद कर रही है। तो अब ये देखें कि ये अगर ऐसा होगा, और अगर वाकई इस 5 महीनों के बाद अरब स्टेट्स जो हैं वो इस तरह की सलूशन लेकर आएंगे जो कि आधे फ़लस्तीनियों को बिल्कुल मंजूर नहीं होगी, तो फिर वो सलूशन कैसे आगे को चलेगा। लेकिन उसके साथ ही पैरेलल में आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो आज ही की न्यूज़ है वो बताती हूँ कि मॉस्को ने यानी पुतिन ने ये कहा है कि हम
حماس کو ماسکو میں بلا رہے ہیں اور یہاں پر بیٹھ کر ہم میٹنگ کریں گے اور ہم بنائیں گے روڈ میپ، ہم بتائیں گے کہ کس طرح سے فائنل سلوشن جو ہے پیلسٹین کے سامنے آئے گا۔ یعنی جیسے ہی ایران نے دیکھا اور ماسکو نے دیکھا اور دیگر اور ان ممالک نے جو کہ حماس سے زیادہ قریب ہیں، جیسے ٹرکی ہو گیا، جیسے قطر ہو گیا، یہ سب نے جب دیکھا کہ عرب اسٹیٹس جو سعودی عرب، جارڈن اور ایجپٹ پہ مشتمل ہے، یہ ایک ایسا پلان سامنے لا رہے ہیں جس میں پی ایل او کو وہ زیادہ آگے پروموٹ کریں گے، تو اس کے مقابلے میں انہوں نے ایک نیا ایک ٹریک بنا لیا۔ یعنی اس وقت 2 ٹریک پہ چلا گیا نیگوسیشن، اور اگر نیگوسیشن 2 ٹریک پہ چلے گئے ہیں تو پھر ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ جنگ جو ہے یہ کسی بھی فروٹفل انجام میں پہ نہیں آ سکے گی، اور یہ سب نیگوسیشن اگر اسی طرح چلتی رہیں تو اسی اسنا میں بالکل عین ممکن ہے کہ نیتن یاہو جو ہے وہ رفح کے اوپر حملہ کر دے، اور اگر وہ حملہ کرے گا تو کیا یہ تمام جو 15 لاکھ غازہ کے لوگ ہیں یہ مجبور ہو جائیں گے کہ دیواریں توڑ کے جو ہے ایجپٹ کے سنائی ڈیزرٹ کے اندر بھاگ نکلیں، اور وہاں پر لا محالہ پھر ان کے لیے کیمپس لگائے جائیں گے، اور ان کے لیے ایک ریفیوجی کیمپس جو ہے وہ کئی یعنی دہائیوں تک پھر ان کو وہاں پہ رہنا پڑے گا۔ سو بڑی ہی مخدوش قسم کی یہ سچویشن ہے، دیکھتے ہیں اس میں آنے والے دنوں میں کیا سامنے آئے گا۔